Hello students, I welcome you all to my YouTube channel E-Political Science. Today we have to discuss on Naxalism, and this is part 1 of the series. Naxalism probably you have to read in social movements course, that is development process and social movements in contemporary India. Other than that, you must have read it in Indian government and politics, political process in India, and then UPSC also. Many times it has been asked in the general studies as well as in the subjective part also. So why Naxal activities they are taking place, what do you think about it, what are the core causes of Naxalism, is it basically a law and order problem और इज इट इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट. बहुत सारी बातें हैं जो नक्सलवाद और नक्सल गतिविधियों से इमर्ज करके आती हैं. बहुत सारे डिबेट्स हैं और इश्यूज़ भी हैं. तो आज मैं जो इस टॉपिक को मैंने सेलेक्ट किया है, नक्सलिज़म, नक्सलाइट मूवमेंट, और उसी से रिलेटेड मैं बैकग्राउंड की चर्चा करूँगी कि कैसे ये हिस्टोरिकली कैसे आया और क्या कारण था और किन गतिविधियों के बारे में हम फिर बातें करेंगे. एंड देन आफ्टर डिस्कसिंग दैट वी कैन कंटिन्यू विद द मेजर कॉजेस. ओके, and then the idea of the developmental state, how do we look at developmental state and how developmental state is being criticized by those who are favoring the ideologies as well as the concern of the idea behind Naxalism. तो क्यों वो लोग जो लोग हैं जो विकासात्मक राज्य की आलोचना भी करते हैं और साथ के साथ ये जो नक्सलवादी गतिविधियां हो रही हैं उनका समर्थन भी करते हैं. मैं यहाँ पे इन गतिविधियों को सही या गलत बताने के लिए नहीं डिस्कस कर रही हूँ ये टॉपिक. इट इज़ टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ द मूवमेंट, द क्रोनोलॉजी, द डिबेट्स as well as the politics behind it. Okay, so let us students start with our today's discussion on Naxalite movement or Naxalism. So if you can look into the background of the movement, as also I have discussed in the class, कुछ बच्चों का रह गया, नहीं कर पाए तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं. तो जैसे मैंने क्लास में डिस्कस किया, नक्सलबारी जो अपराइजिंग है ऑफ 1967, ये नक्सलबारी विलेज, देयर वाज अ नक्सलबारी विलेज एंड ये विलेज वेस्ट बंगाल में था. और इस नक्सलबारी विलेज से ही इस पूरे मूवमेंट का जो नाम है वो नक्सलबारी आंदोलन के नाम से हम इसे जानते हैं. अब एक चीज़ जो हमें इस मूवमेंट को, जब हम इसके बैकग्राउंड को समझते हैं तो समझने की ज़रूरत है कि क्या आधार था. अगर हम 67 के सारे क्रोनोलॉजी को समझने की कोशिश करें, पॉलिटिक्स जो चल रहा था, सिचुएशंस जो चल रहे थे, तो वो भी हमें कहीं ना कहीं कनेक्ट करने की हमें कोशिश करनी चाहिए और हमें हेल्प भी करता है इस आंदोलन को समझने में कि क्यों एकदम से अपराइजिंग शुरू हो गया, क्या कोई कारण उसी समय इमर्ज किया या वो कारण बहुत पहले से चले आ रहे थे. तो द नेक्स्ट जो पॉइंट है इस बैकग्राउंड का वो है एग्रेरियन अनरेस्ट वाज गोइंग ऑन. अब जैसा कि हम जानते हैं, जो किसान हैं वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स और इश्यूज़ से जूझ रहे हैं. तो वो क्या इश्यूज़ हैं, अभी जिस तरह से फार्मर्स मूवमेंट हो रहे हैं और फार्मिंग बिल पे मुद्दे डिस्कस किए जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें आज हो रही हैं, बहुत पहले नहीं था. आपने फार्मर्स मूवमेंट किए हैं, तो अगर हम गांधी के चंपारण सत्याग्रह को देखें तो उस समय से ये मुद्दे चले आ रहे हैं. एग्रेरियन अनरेस्ट था इन द सेंस कि एग्रेरियन रिफॉर्म्स नहीं हो रहे थे, लैंडलेसनेस बहुत ज़्यादा थी, जो मार्जिनल होल्डिंग्स रहे, सब मार्जिनल होल्डिंग्स रहे, बहुत ज़्यादा परसेंटेज उनका ज़्यादा रहा है, शुरू से ही ज़्यादा रहा है और आने वाले समय में तो वो चीज़ें और इंक्रीज़ हुई हैं, डिक्रीज़ नहीं हुई हैं.
तो जो बिग लैंडलॉर्ड्स हैं, बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स हैं जिनका स्वामित्व है, वो तो जो है अगर हम देखें लैंड रिफॉर्म्स या कुछ भी लैंड से रिलेटेड जो मुद्दे हैं उनका तो उन्हें फ़ायदा हो जाता है। बाकी जो छोटे छोटे भूमिहीन किसान हैं जिनके पास भूमि ही नहीं है, हाउ दे आर गोइंग टू सर्वाइव, दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इशू. So in that area, West Bengal area of Naxalbari, that agrarian unrest was going on. वो चल रहा था, ऐसा नहीं है कि एकदम से शुरू हुआ, उस समय बहुत पहले से चल रहा था, पर स्पार्कल होता है, कोई चीज़ स्पार्कल हो गई उस ईयर में, एंड देयर वर many things which simultaneously took place and it led to that revolt of the people of the area. Then the third very very important is the main leaders who brought this movement up, and they were the protagonist of this movement were Charu Majumdar, Kanu Sanyal and Jungle Santhal. ये तीन लोग, कई बार कुछ किताबों में चारू मजुमदार और कानू सान्याल जैसे एनसीईआरटी वगैरह है उसमें दो प्रोटैगनिस्ट दिए हैं, तीसरा जंगल संथाल ये मेंशन नहीं है, और बहुत सारे मैंने रीडिंग्स रेफ़र किए तो वहाँ मैंने देखा कि ये तीसरा नाम भी है. सो यू कैन नोट इट डाउन, ये तीनों नाम आप लिखेंगे तो बहुत अच्छा आंसर होगा आपका. चौथा जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर आइडियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इस मूवमेंट को समझने की कोशिश करें तो द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट स्प्लिट इन 1967 और लीडिंग टू द क्रिएशन ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट. ये जो मार्क्सवादी और लेनिनवाद का जो आधार इमर्ज करके आया और सीपीआई के रूप में आया आफ्टर द स्प्लिट ऑफ सीपीआई इन 1967, और फिर वो सीपीआई मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट का जो है आधार वो जन्म लेता है, तो ये भी एक बहुत बड़ा आधार रहा इस मूवमेंट को एक स्पार्कल देने का. और नो डाउट इट इज़ इंस्पायर्ड बाय द आइडिया ऑफ socialism, it is also inspired by the idea of to an extent communism, क्योंकि आइडियोलॉजी जो है ये लेफ़्ट की आइडियोलॉजी और लेफ़्ट ओरिएंटेशन बहुत इसमें सिमिलरिटी है. सिर्फ आइडियोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से ही हम चीज़ों को लेफ़्ट और राइट नहीं कर सकते, और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जो हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए अगर हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं और उसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं. नेक्स्ट पॉइंट है फेलियर ऑफ एग्रेरियन रिफॉर्म्स. जैसा मैंने बोला, अब एग्रेरियन रिफॉर्म्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर हम हरित क्रांति की बात नहीं करें तो ये बहुत जो है अनजस्ट होगा, क्योंकि हरित क्रांति उस समय बहुत इम्पॉर्टेंट फेज़ पे थी. और क्योंकि आपको भी पता है कि ग्रीन रेवोल्यूशन, though it was no doubt one of the predominant revolution which took place, but then it could not percolate to all the sections of society. Basically जो लैंडलेस हैं, जिनके पास कम ज़मीन है, या एरिया वाइज अगर हम देखें तो नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में जैसे बिहार, झारखंड, इस तरह के एरिया, क्योंकि ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन है ये सीमित ही रह गया. वेस्टर्न यूपी, हरियाणा और ये सब जितने भी एरिया हैं डेवलप्ड एरिया, तो इसमें ही सीमित रह गया और बाकी एरिया में ये पॉपुलेट नहीं हुआ, जिसकी वजह से उस समय से आज तक ये खाई बनी पड़ी है, ये गैप बना पड़ा हुआ है. बिग लैंडलॉर्ड्स, बिग वी कैन से पेजेंट्स एंड स्मॉल पेजेंट्स, ये भूमिहर और छोटे छोटे किसानों में, बड़े किसानों में, इन दोनों में काफ़ी बड़ा अंतर है और हम सबको सिमिलर नहीं कर सकते. ये भी बहुत ज़रूरी है समझना. और अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप फार्म बिल वाला भी मैंने एक डिस्कशन अभी अपलोड किया है, उससे भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो आपको बेहतर समझने में हेल्प करेगा कि क्या एग्रेरियन इश्यूज़ हैं और क्या प्रॉब्लम आ रही है फार्मिंग कम्युनिटी के साथ, और क्यों वो इतने ज़्यादा जो हैं प्रोटेस्ट कर रहे हैं, डेमॉन्स्ट्रेशंस कर रहे हैं, और हम देख भी रहे हैं किस तरह से उनके प्रोटेस्ट को जो है दबाया जा रहा है. So now next point, later on it also led to crisis of democratic order. This is a very important point students, कि अगर हम इस फेज़ की बात करें कि इस तरह का जब फेज़ डेवलप हो रहा था, उसके बाद धीरे धीरे स्टूडेंट्स मूवमेंट्स आया और उसके बाद पॉपुलर मूवमेंट्स डेवलप होने लगे, इंटरनल इमरजेंसी का समय आया, और फिर वो वही इंटरनल इमरजेंसी था जिस समय काफ़ी सेंट्रलाइजेशन और बहुत ज़्यादा डोमिनेशन ऑफ या एक्यूमुलेशन ऑफ पावर की हम बात देखें इंदिरा गांधी के समय, और इस तरह की चीज़ें इमर्ज हो रही थी. तो एक बहुत
कॉम्प्रिहेंसिव लेवल पे हम देख सकते हैं कि लोकतांत्रिक जो आधार है उसमें कहीं ना कहीं कमी आई, और उस जो क्राइसिस की हम बात करते हैं वो उस समय इमर्ज किया था। और वो क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेसी को यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड थ्रू the work of Atul Kohli. He has talked about why there was crisis in multiple terms, because the institutions also, they were not properly working, corruption was also there, price rise, inflation, and there were many popular movements which were simultaneously taking place. So आफ्टर द फेलियर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन इस तरह से धीरे धीरे जो है बहुत सारी चीज़ें साइमल्टेनियसली इमर्ज करने लगी पूरे डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम में। सो दैट वाज अ बिग क्राइसिस इन दैट जो फेज़ है वो आया। उस समय कांग्रेस में भी बहुत बड़ी स्प्लिट हुई। तो ये भी बहुत समझने की हमें ज़रूरत है कि पूरा का पूरा जो क्रोनोलॉजी है वो कैसे और कैसे इस मूवमेंट को हमें समझने में हेल्प करता है। फिर देन अगर हम बैकग्राउंड को समझें तो ये भी समझना पड़ेगा, देयर इज़ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लैंड ओनिंग क्लास एंड मनी लेंडर्स। नाउ वी ऑल नो दैट कि हम अग्रेरियन मूवमेंट, इसलिए मैं स्टूडेंट्स को हमेशा कहती हूँ कि अग्रेरियन मूवमेंट और नक्सलाइट मूवमेंट में बहुत कनेक्शंस हैं। इफ़ यू थिंक दैट नक्सलाइट मूवमेंट एंड अग्रेरियन मूवमेंट दे आर इन आइसोलेशन with one another, and we can write separate things in both them, though there are separate things which you obviously would write. They are both the movements, they are different movements, but then they have a connecting point. And what is the connecting point? ये लैंड का मुद्दा, ज़मीन का मुद्दा, एग्रीकल्चर का मुद्दा, इससे रिलेटेड इश्यूज, फ्यूडलिज्म, सामंतवादी व्यवस्था जिसमें ज़मींदारी व्यवस्था अभी तक नहीं गई है, ना एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लैंड ओनिंग क्लास जिनके पास भूमि का स्वामित्व है वो किस तरह से दूसरों पर हुक्म चलाते हैं, ना उन्हें मिनिमम वेजेस देते हैं, दे डिप्राइव देम ऑफ देयर बेसिक राइट्स, एंड हाउ दीज मनी लेंडर्स किसी भी चीज़ों में साइन करवा लेते हैं और वो डेब्ट रिडन हो जाते हैं वो किसान, एंड देन फाइनली दे फील एलिनिएटेड एंड देन दे कमिट सुसाइड ऑल्सो। तो बहुत सारी चीज़ें जो साइमल्टेनियसली इरप्ट करती हैं। और लैंड ओनिंग क्लास, हम लैंड ओनिंग क्लास की बात करते हैं क्योंकि हम मार्क्सवादी आधार में आपने ज़रूर पढ़ा होगा कि कुछ लोग लैंड ओन करते हैं, लैंड ओनरशिप होता है, इसीलिए दे आर बॉर्न टू रूल एंड सम आर बॉर्न टू बी रूल्ड। क्यों? क्योंकि उनके पास पहले से ही रिसोर्सेज हैं पर्याप्त मात्रा में और कुछ लोगों के पास नहीं है। तो ये जो खाई है, ये नक्सलबाड़ी जो अपराइजिंग हुआ 1967 में, और जो ये तीनों लीडर्स थे, दे वर द कम्युनिस्ट लीडर्स, और कम्युनिज्म का बहुत बड़ा आधार यहाँ से इमर्ज करता है। एंड क्योंकि ये सब मूवमेंट को सप्रेस भी किया गया राज्य द्वारा, बट नो डाउट इट बिकेम द टर्निंग पॉइंट for more and more such extremist and violent activities, armed rebellion, because now people they have come to know that even if the state is repressive in its nature, people they know what their right is, so they start fighting for it, and one cannot deny their rights in a democratic system. So we need to accommodate them, we need to dialogue with them. There are many things, many suggestions which we can give later on after I talk about the causes of the movement, why क्यों हुआ, बैकग्राउंड से भी कुछ कॉजेज़ आप समझ सकते हो, क्योंकि जो रीजनल डिस्पैरिटीज़ है ये अगर कहीं पे भी होती है, अगर झारखंड की हम बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, जहाँ पे भी जिन जिन स्टेट्स में इस तरह के मूवमेंट्स हो रहे हैं और हम बातें कर रहे हैं कि कैसे वहाँ कम करें, स्टेट का क्या रोल है, NGOs का क्या रोल है, सिविल सोसाइटी का क्या रोल है, तो ये हमें एक व्यापक स्तर पर समझने की ज़रूरत है नक्सलाइट मूवमेंट को। So thank you students, I hope I could explain you my point of view about Naxalism, as well as what the books and scholars they talk about and the ideologies they talk about. I wish you best of luck, and we will continue our discussion on Naxalite movement, Naxalism, the second part, with some causes and the suggestions and some scholarly interpretation. Thank you.